सिस्टम के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आपको अपने एग्जाम में सफलता मिले और आप जो पाना चाहते हैं इस साल वो आपको जरूर मिले। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द करंट अफेयर एडिशन फॉर टुडे। ये आज की फ्रंट पेज न्यूज है और है इंटरनेशनल करंट अफेयर से। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि इंडिया के पड़ोस में रेड सी में हूथी टेररिस्ट इंटरनेशनल कार्गो ट्रैफिक पर अटैक्स कर रहे हैं एज अ प्रोटेस्ट टू द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। अब इन अटैक से पूरा इंटरनेशनल शिपिंग नेटवर्क डिसरप्टेड है और यूनाइटेड स्टेट्स ने इस इशू को एड्रेस करने के लिए अभी रिसेंटली एक कोएलिशन को भी बनाया था। अब ये न्यूज़ इसी कॉन्टेक्स्ट में है। तो कल यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी ने यमन बेस्ड हूथी रिबेल्स के 3 वेसल्स को अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया है और उनको पानी में डुबो दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ने अटैक तब किए थे जब इन यमन बेस्ड हूथी रिबेल्स ने सिंगापुर के एक कंटेनर शिप पर अटैक कर दिया था। इस शिप पर अटैक होने के बाद जब इस शिप ने हेल्प के लिए एक कॉल किया, तब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी ने एज अ रिस्पॉन्स यमन बेस्ड इन हूथी रिबेल्स के वेसल्स पर अटैक किया है। इसी इवेंट से रिलेटेड अब हम हूथी रिबेल्स की बात करते हैं। तो हूथी रिबेल्स, एज वी हैव सेड, वेस्ट एशियन कंट्री यमन में बेस्ड हैं। ये यमन बेस्ड एक इंसर्जेंट ग्रुप है जिसकी फॉर्मेशन 2000s में हुई थी और साल 2015 से लेके अब तक ये हूथी रिबेल्स अपने यमन बेस्ड गवर्नमेंट के साथ और एक सऊदी अरेबिया लेड कोएलिशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ही हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अब इनके गोल्स क्या हैं वो हमारे लिए, आपके लिए, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हूथी रिबेल्स यमन की कैपिटल सना को कंट्रोल करते हैं। इस ज्योग्राफिकल लोकेशन को आप हमेशा याद रखें। एक्सपेक्टेड है कि प्रिलिमिनरी में ये पूछा जा सकता है इन अ लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। और इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स में माना जाता है कि ईरान इन हूथी रिबेल्स को सपोर्ट करती है। हालांकि इस ज्योग्राफिकल लोकेशन को मैं नोट्स में हर बार इंक्लूड करता हूं, बट लेट्स कवर इट इन द वीडियो एडिशन टुडे। आपको पता होना चाहिए कि रेड सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो रेड सी से बॉर्डर करती है डिजिबाउटी, एरिट्रिया, सूडान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और यमन। अब हम इसी लोकेशन से एसोसिएटेड एक और ज्योग्राफिकल फीचर की बात करते हैं, बब एल मंडेब स्ट्रीट की। तो ये ही स्ट्रेट है जो इस समय हूथी रिबेल्स के अटैक की वजह से काफी वल्नरेबल पॉइंट है इंटरनेशनल शिपिंग ट्रैफिक के लिए। तो अगर कोई इंटरनेशनल कार्गो अरेबियन सी से होता हुआ रेड सी में जाता है तो उसको इस स्ट्रेट से होकर गुजरना पड़ता है। ये स्ट्रेट है बब एल मंडेब स्ट्रेट। इसी रीजन से आपको और जो जियोग्राफिकल लोकेशन पता होनी चाहिए वो है गल्फ ऑफ एडन। ये गल्फ ऑफ एडन है। हालांकि इस रीजन में और बहुत सारी जियोग्राफिकल लोकेशन हैं, हम उनको साथ साथ ओवर द पीरियड कवर करते रहेंगे एज दे आर मेंशन्ड इन द न्यूज। और बाकी लोकेशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक नोट्स को यूज करके पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज भी इसी इवेंट से रिलेटेड है बट ज्यादा एसोसिएटेड है इंडिया से। तो ये रेड सी और बब एल मंडेब स्ट्रेट में हो रहे अटैक्स इस समय वर्ल्ड वाइड कंसर्न है। पूरा इंटरनेशनल शिपिंग ट्रैफिक, सभी इकोनॉमीज इससे कहीं ना कहीं इफेक्टेड हैं। ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स को भी डिसरप्ट करने का पोटेंशियल रखता है। और क्योंकि ये रीजन इंडिया के बिल्कुल नेबर में है तो जाहिर सी बात है इंडिया भी कंसर्न्ड है। हम अपने पहले एडिशंस में बात कर चुके हैं कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी इन सीरीज ऑफ इवेंट्स को एड्रेस कर चुके हैं और बोल चुके हैं कि ये इवेंट्स इंडिया के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। तो इंडिया ने इन कमर्शियल शिप्स पर हो रहे अटैक्स को नजर में रखते हुए इस एरिया में अपनी मैरीटाइम सर्वेलेंस को बढ़ा दिया है। इंडिया ने यहां पर अपने डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट को डिप्लॉय कर दिया है, ये इंश्योर करने के लिए कि यहां पर सिक्योरिटी बनी रहे और अगर किसी मर्चेंट वेसल के साथ कोई इंसिडेंट हो तो इंडिया उसको जल्द से जल्द रिलीफ और असिस्टेंस पहुंचा सके। इंडिया इस रीजन में एरियल सर्वेलेंस भी कर रहा है और इंडिया अपने सर्वेलेंस के लिए कोस्ट गार्ड की भी मदद ले रहा है इंश्योर करने के लिए कि इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो भी हो इंडिया को उसकी पूरी खबर रहे। अब इसी से एसोसिएटेड हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की,
जिस पर प्रिलिमिनरी 2022 में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये एक कंसेप्ट है जिसकी डेफिनेशन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज देता है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक एरिया होता है जो किसी कंट्री के सी बॉर्डर के बाद डिफाइन करता है कि वो कंट्री किस पॉइंट तक उस रीजन की ओनरशिप रखती है। आप इस कंसेप्ट को इस इमेज से समझने की कोशिश करें। ये किसी कंट्री की लैंड है। दिस आप इसको इंडिया का कोई कोस्टल स्टेट समझ लीजिए। फॉर इंस्टेंस लेट्स एज्यूम दिस इज गुजरात। तो यहां पर गुजरात की बाउंड्री खत्म होती है और यहां से सी बिगिंस। तो बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स तक इसको टेरिटोरियल वाटर्स बोला जाता है। और उस 12 नॉटिकल माइल्स के बाद अगले और 12 नॉटिकल माइल्स तक उसको कंटिग्यूअस जोन बोला जाता है। और बाउंड्री से लेकर 200 माइल्स तक इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। दिस इज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो टेरिटोरियल सी पर 12 नॉटिकल माइल्स तक कंट्री की पूरी ओनरशिप होती है। अगले 12 नॉटिकल माइल्स तक कंटिग्यूअस जोन में देयर इज सम लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिसिंग। और 200 नॉटिकल माइल्स तक जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां पर कंट्री की कोई टेरिटोरियल अथॉरिटी तो नहीं है, पर उस रीजन में द कंट्री इज फ्री टू एक्सप्लॉइट विद फिशरीज और सी बेड माइनिंग। पर इस रीजन में कंट्री के पास कोई टेरिटोरियल राइट्स नहीं होते। तो एक इम्परफेक्ट एनोलॉजी में आप इस रीजन को अपने घर के बाहर की रोड समझ सकते हैं। हालांकि आप इस रोड को ओन तो नहीं करते, पर अगर यहां पर आकर कोई गाड़ी पार्क कर दे आपकी परमिशन के बिना तो आपको उससे जरूर प्रॉब्लम होगी। और फिर आप उस गाड़ी के ओनर से बात करेंगे कि आप यहां पर गाड़ी ना लगाएं, या लगा रहे हैं तो एटलीस्ट हमारी परमिशन तो ले लें। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से और इसका कॉन्टेक्स्ट है मनरेगा स्कीम में किए गए चेंजेस। तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 30 जनवरी 2023 को यानी कि रफली 11 महीने पहले नोटिफाई किया था कि अब से मनरेगा की होने वाली पेमेंट्स आधार लिंक्ड अकाउंट्स में ही होगी, आधार पेमेंट के थ्रू। पर 30 जनवरी के बाद गवर्नमेंट को अपने इस स्टेप पर क्रिटिसिज्म मिलने की वजह से गवर्नमेंट ने अपने इस डेडलाइन को पहले 1 महीने और फरवरी 1 तक एक्सटेंड किया। उसके बाद एक और महीने मार्च 31 तक एक्सटेंड किया। उसके बाद 30 जून तक एक्सटेंड किया, फिर 31 अगस्त तक एक्सटेंड किया और इसकी लास्ट एक्सटेंशन कल 31 दिसंबर थी। गवर्नमेंट ने अब इस आधार लिंकिंग को और एक्सटेंड नहीं किया है और अब से यानी कि आज से मनरेगा स्कीम में जो भी पेमेंट की जाएगी वो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू की जाएगी। और इसके लिए जरूरी है कि मनरेगा जॉब कार्ड्स कि जो भी व्यक्ति मनरेगा के थ्रू एम्प्लॉयमेंट सीक करता है उसका जॉब कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक्ड होना चाहिए। अब गवर्नमेंट का इसके पीछे रैशनल बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि मनरेगा के साथ ये शिकायत रहती है कि मनरेगा में बहुत सारे फ्रॉड केसेस होते हैं। काफी केसेस में ऐसे जॉब कार्ड्स बना दिए जाते हैं जो व्यक्ति एग्जिस्ट करते ही नहीं और फिर उनके नाम पे पेमेंट्स ली जाती हैं, विच इज करप्शन। पर क्रिटिक्स का कहना है कि जो लोग मनरेगा की जॉब्स को सीक करते हैं वो लोग इतने लिटरेट नहीं हैं और पेमेंट्स को आधार के साथ लिंक करने से हो सकता है कि एक फ्रैक्शन ऑफ पीपल जिनके पास आधार कार्ड ही नहीं है या वो इन रेगुलेशन के साथ कंप्लाई ना कर पाए समय रहते, हो सकता है कि कुछ समय के लिए उनको रोजगार ना मिले। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग ही अब तक 34.8% जॉब सीकर्स ऐसे हैं जिनके अकाउंट आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के लिए लिंक्ड नहीं है, रेडी नहीं है। फ्रेंड्स, आप इस न्यूज को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से अपने आप को एज अ पॉलिसी मेकर रखकर समझिए। अगर आपको ये डिसीजन लेना है तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक तरफ आप फंड्स को लीक होने से बचाने की सोचेंगे और दूसरी तरफ आपकी ये कोशिश रहेगी कि जेन्युइन वर्कर्स की पेमेंट ना रुके। और यहीं पे ये डिलेमा है कि इस अप्रोच को किस तरीके से लिया जाए। जहां तक कि मेरा ओपिनियन है, गवर्नमेंट ने डेडलाइंस को काफी बार एक्सटेंड कर दिया है, तो एक ना एक दिन तो ये करना था एंड नाउ आई बिलीव इट्स द राइट टाइम। 1 साल का एक्सटेंशन पीरियड आई बिलीव
इज अ जस्टिफाइड टाइम। अब हम जल्दी से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा स्कीम की बात करते हैं। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है। ऐसी नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए कि कौन सी स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री की होती है। प्रिलिमिनरी में फॉर इंस्टेंस कुछ समय पहले पूछा गया था कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है। इसका आंसर क्या है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड प्लीज डू दैट। तो इस स्कीम का स्टैचू है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसको 2005 में बनाया गया था। इस स्कीम में हर एक व्यक्ति को अगर वो चाहे तो उसको 100 दिन का काम दिए जाने की गारंटी होती है। वो काम अनस्किल्ड वर्क होता है, मतलब उसके लिए कोई खास स्किल रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि गड्ढे खोदना या फिर रोड बनाना, इसी तरीके के लेबर वर्क। इस स्कीम में कोशिश होती है ड्यूरेबल एसेट्स जैसे कि रोड्स, कैनाल्स, पॉन्ड्स, वेल्स वगैरह। और इस स्कीम में एक ये प्रोविजन भी है कि अगर कोई भी वर्क सीक करता है तो उसको उसके घर के 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर काम मिलना चाहिए। और अगर किसी भी जॉब सीकर को 15 दिन में जॉब नहीं मिलती तो फिर इस स्कीम के तहत उसको अलाउंस दी जाती है। अभी कुछ समय पहले इस स्कीम के रूल्स को चेंज किया गया था और अब इस स्कीम में मैंडेटेड है कि जितने भी कार्य होंगे इस स्कीम के अंडर उनमें से 75% रिलेटेड होंगे वाटर कंजर्वेशन से। फ्रेंड्स, इस स्कीम की और डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके आप इसके बारे में पढ़ लें। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनल सिक्योरिटी से और इसका कॉन्टेक्स्ट है मणिपुर में एक बार फिर से तनाव का बढ़ना। एज वी सेड, दिस न्यूज इज रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी। तो मणिपुर के मोरे में इस समय कर्फ्यू है। मोरे जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर सिचुएटेड है, वहां पर पुलिस और आर्म्ड इंडिविजुअल के बीच कल गोलीबारी हो गई है। ये रीजन डोमिनेटेड है कुकी ट्राइब से और आपको पता होना चाहिए कि अभी कुछ समय पहले मणिपुर में जो सीवियर डिस्टर्बेंसेस हुई हैं वो कुकी और मेती ट्राइब के बीच ही हुई है। तो इस समय इस रीजन में एक हाई अलर्ट है। पुलिस की कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर वहां पर बना रहे। एंड नाउ व्हाट हैपेंस, दिस रिमेन्स टू बी सीन। अभी के लिए इस इवेंट की इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। अगर इस इवेंट में और डेवलपमेंट्स होती हैं, वील कीप फॉलोइंग इट। और फिर भी ये न्यूज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतनी डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं है, पर ये न्यूज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत रेलिवेंट है। इसका कॉन्टेक्स्ट है 16th फाइनेंस कमीशन। तो इस न्यूज को कवर करने से पहले हम इस न्यूज के कॉन्टेक्स्ट फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। हालांकि ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक फंडामेंटल टॉपिक है एंड इफ यू आर ट्रूली एन एस्पिरेंट वर्थ योर सॉल्ट, आपको अब तक तो फाइनेंस कमीशन के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। नाउ अज्यूमिंग यू नो अबाउट फाइनेंस कमीशन, वील कवर इट ब्रीफली। इसको ब्रीफली कवर करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को हर 5 साल में या अगर जरूरत पड़े तो उससे पहले भी एक कासी जुडिशियल बॉडी फाइनेंस कमीशन को गठित करना मैंडेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन के ही अकॉर्डिंग फाइनेंस कमीशन में टोटल 5 मेंबर्स होते हैं। पहला है चेयरमैन, हु शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक सर्विस। दूसरा है अ जज ऑफ हाई कोर्ट, या कोई भी व्यक्ति जो एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किए जाने के लिए क्वालिफाइड है। फाइनेंस कमीशन में तीसरा व्यक्ति होता है कोई भी व्यक्ति जिसको गवर्नमेंट के फाइनेंस और अकाउंट की स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। फोर्थ पर्सन इज एनी पर्सन हु हैज अ वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और पांचवा व्यक्ति जिसको इकोनॉमिक्स की स्पेशल नॉलेज है। अब ये तो फाइनेंस कमीशन की कंपोजिशन थी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंस कमीशन के फंक्शन क्या है, इसका मैंडेट क्या है, ये करता क्या है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम इस समय डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए आप अपनी लक्ष्मीकांत को रेफर कर लें या किसी और बुक को रेफर कर लें या नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं। उसमें ये टॉपिक बड़े क्रिस्पली मेंशन्ड है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज। ये भी रिलेटेड है इंटरनल सिक्योरिटी से
तो फ्रेंड्स, कल भी हमने एक ऐसे ही इवेंट को कवर किया था जब होम मिनिस्ट्री ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर एक व्यक्ति को एज अ टेररिस्ट डिजिग्नेट किया था। अब ये न्यूज़ भी इसी तरीके की है जिसमें होम मिनिस्ट्री ने एक एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर किया है। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड तहरीक ए हुर्रियत TEH को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस स्टेप को लेने के बाद बोला है कि ये एक सेपरेटिस्ट ग्रुपिंग थी जो इन्वॉल्व थी जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया से अलग करने में और वहां पर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने में और टेरर एक्टिविटीज फैलाने में। अब इस इवेंट से एसोसिएटेड अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की बात करते हैं। इस ही एग्जैक्ट टॉपिक पर हमने कल भी बात की थी, तो इसलिए आज इसको जल्दी से कवर करेंगे। इन शॉर्ट, ये टेररिस्ट्स को डेजिग्नेट करती है। इसका ओरिजिन हुआ था जिस समय इंडिया में सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स जोरों शोरों पर थी। इस एक्ट को 1967 में पास किया था और ये एक्ट गवर्नमेंट को काफी ज्यादा पावर्स देता है किसी भी कन्विक्टेड व्यक्ति पर प्रोसीडिंग्स करने के लिए। इसमें हाईएस्ट पेनल्टी है डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और इसमें इंडियंस के साथ साथ फॉरेन नेशनल्स को भी चार्ज किया जा सकता है। इस एक्ट में 2019 में कुछ मेजर अमेंडमेंट्स हुए थे, जिसकी सबसे बड़ी अमेंडमेंट थी कि अब इस एक्ट में किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को भी एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जा सकता है, पर इससे पहले ये डेजिग्नेशन केवल एसोसिएशंस के लिए थी। कल की न्यूज़ में इस एक्ट की मदद से एक इंडिविजुअल को एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेट किया गया था, और आज की इस न्यूज़ में तहरीक ए हुर्रियत, जो कि एक एसोसिएशन है, उसको अनलॉफुल डेजिग्नेट किया गया है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ है इकोनॉमिक्स से और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंडियन गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को बोला है कि अगर आपको सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स चाहिए तो जल्दी से हमें लिस्ट भेज दीजिए। तो पहले हम बात ही करते हैं कि सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉमन सी बात है, गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज और फंक्शनिंग के लिए पैसों की जरूरत होती है, और ये पैसा ही हर साल बजट सेशन में एलोकेट किया जाता है। पर बहुत केसेस में ऐसा हो जाता है कि एलोकेट किया गया सम कम पड़ जाता है, या साल के बीच में कोई नई स्कीम या कोई और ऐसा इवेंट हो जाए जब और पैसों की जरूरत पड़ सकती है एंड द एलोकेटेड मनी फॉल्स शॉर्ट। तो उस केस में अगर किसी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को और पैसा चाहिए तो फिर वो पैसा लिया जाता है इन ग्रांट्स की मदद से। इन ग्रांट्स को पार्लियामेंट में पास किया जाता है। ये डिटेल्स नोट्स में भी प्रेजेंट है। अभी हम यहां पर इनको ब्रीफली कवर करते हैं। पहला ग्रांट है सप्लीमेंट्री ग्रांट। ये मैंने जस्ट फॉर हिंट लिखा है। सप्लीमेंट्री ग्रांट का मतलब है कि इतने में तो ये काम शुरू भी नहीं होगा। When the amount authorized by the Parliament through the Appropriation Act for a year is found to be insufficient. Additional grant क्या होता है? ये नया खर्चा है और पैसे दीजिए। When the need arises during a financial year for additional expenditure not contemplated in the budget year. मतलब जब बजट बनाया जा रहा था उस समय इस खर्चे के बारे में नहीं सोचा गया था, शायद ये उस समय पर इवेंट था ही नहीं, तो ऐसे इवेंट के केस में एडिशनल ग्रांट को सैंक्शन किया जाता है। एक्सेस ग्रांट, जितने पैसे थे वो खत्म हो गए। When the money has been spent in excess of the amount granted for the service in the budget of that year. This is also very self-explanatory. एक और ग्रांट है वोट ऑफ क्रेडिट। ये यूज किया जाता है किसी अनएक्सपेक्टेड डिमांड से मीट करने के लिए, जिसमें कितना खर्चा होगा इसका अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। Its character is indefinite. The demand cannot be stated with the details ordinarily given in a budget. It is a blank check given to the लोक सभा। एक और ग्रांट है एक्सेप्शनल ग्रांट। ये ग्रांट किया जाता है स्पेशल पर्पसेस के लिए, जो कि बजट का पार्ट है ही नहीं। और आखिरी ग्रांट है टोकन ग्रांट। इसमें किसी नए खर्चे की जरूरत नहीं होती। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन हेड टू अनदर। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एडिशनल एक्सपेंडिचर। मतलब एक डिपार्टमेंट के पास पैसे हैं जो अनयूटिलाइज्ड हैं, उस मनी को
उसी के किसी सिस्टर डिपार्टमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। When this is done, the route taken can be through token grant। तो अब हम इस न्यूज़ की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, फरवरी में बजट सेशन होगा जो कि इस गवर्नमेंट का 17th लोकसभा का लास्ट बजट होगा। इस सेशन के बाद क्योंकि अप्रैल और मई में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, और ऐसे केस में जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं और ये श्योर नहीं होता कि हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, तो उस केस में पूरे बजट को पास नहीं किया जाता। गवर्नमेंट जनरली सीक्स अप्रूवल फॉर अ फ्यू मंथ्स, और इस प्रोसेस को बोला जाता है वोट ऑन अकाउंट, और इसका पीरियड होता है जनरली 4 मंथ्स। तो इस बजट के सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के सेकेंड बैच को इस होने वाले बजट सेशन में पास किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट्स को बोला है कि इस आने वाले इंटरिम बजट में आपके इन सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स को प्रेजेंट कर दिया जाएगा, आप हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट दे दें। इसी इवेंट से एसोसिएटेड हम एक और टॉपिक वोट ऑन अकाउंट की बात करते हैं। अभी आप देखेंगे कुछ समय में ये कंसेप्ट वोट ऑन अकाउंट विल स्टार्ट टू बी इन द न्यूज एवरीवेयर। तो शॉर्ट में बात करें तो अगर शॉर्ट में बात करें, वोट ऑन अकाउंट एक टेम्पररी मेजर है कि जब तक इलेक्शन होते हैं और रिजल्ट नहीं आता, तब तक के लिए जितना खर्चा जरूरी है सिर्फ उतने ही खर्चे को अप्रोप्रिएट कर लिया जाए। मनी इज ड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू मीट एक्सपेंडिचर्स until elections are done and dusted. This attracts minimal debate. वोट ऑन अकाउंट का अमाउंट जनरली 1/6 होता है, और इतना सफिशिएंट होता है कि गवर्नमेंट के 2 महीने का एक्सपेंडिचर चल जाए। इस टॉपिक को भी आप अपनी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक से पढ़ लें। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज कोई इवेंट नहीं है, पर कल नरेंद्र मोदी की मन की बात में मेंशन किए गए पिछले साल की हाइलाइट्स हैं, इसलिए आई हैव डिसाइडेड टू इंक्लूड इट सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जल्दी से बात करते हैं कि क्या क्या हाइलाइट्स हैं जो नरेंद्र मोदी ने कल मेंशन की हैं अपने मन की बात में। तो कल अपने 108वें एपिसोड में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट स्पेशल सेशन में पास किए गए नारी शक्ति वंदन एक्ट को मेंशन करते हैं। वो वोकल फॉर लोकल को भी मेंशन करते हैं, चंद्रयान 3 के सक्सेस को मेंशन करते हैं, RRR मूवी के गाने नाटू नाटू के ऑस्कर जीते जाने को भी मेंशन करते हैं, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्परर्स को भी मेंशन करते हैं जिसने भी एक ऑस्कर जीता है। वो इंडियन एथलीट्स को प्रेस करते हैं जो एशियन गेम्स में, पिछले साल हुए एशियन गेम्स में 107 मेडल्स जीत के लाए हैं। वो एशियन पैरा ओलंपिक्स गेम्स में भी इंडिया के द्वारा 111 मेडल्स जीतने को भी मेंशन करते हैं। वो वुमेन्स क्रिकेट टीम के अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीतने को भी मेंशन करते हैं। वो इंडिया के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हुई रैंकिंग की प्रोग्रेस को भी मेंशन करते हैं। 2015 में जहां इंडिया की रैंक 81st थी, पिछले साल वो रैंक सुधरकर 40th हो गई है, और पिछले साल इंडियंस ने सबसे ज्यादा पेटेंट्स फाइल किए हैं। वो एक AI टूल भाषिनी की भी बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, विच वॉज मेंशन्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक ग्लोबल इंडेक्स है जो कंट्रीज को असेस करता है इस बेसिस पे कि उस कंट्री की इनोवेशन कैपेबिलिटीज कैसी है, कि वो कंट्री कितनी केपेबल है नई चीजें, नई टेक्नोलॉजीज, नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इनोवेट करने के लिए, और उस कंट्री का इकोसिस्टम कैसा है जो वो इस इनोवेशन को एनकरेज करे, सपोर्ट करे, फोस्टर करे। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, और आपको पता होना चाहिए कि इसको रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा और INSEAD के द्वारा मिलकर, और इसको हर साल रिलीज किया जाता है। इसकी डिटेल्स भी नोट्स में प्रेजेंट है। दिस इज अ वेरी सिंपल इंडेक्स, और इसका मतलब क्या है, ये इसके नाम से ही सेल्फ एविडेंट है। इट इज द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इफ द कंट्री is good for innovating, it is ranked high. If the country does not have an ecosystem which supports innovation, it's ranked low. इंडिया की इस इंडेक्स में रैंक काफी इंप्रूव हुई है, जो कि गवर्नमेंट की कोशिश भी थी। Alright, let's move on to this next news. ये भी पिछले साल का रिव्यू है जुडिशरी का। तो इस इवेंट में बात की गई है कि साल 2023 में, तो इस इवेंट में बात की गई है
कि साल 2023 में कई कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस को गठित किया गया और इन कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस ने काफी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स दी। तो जो मेजर केसेस पिछले साल सुने गए हैं वो हैं आर्टिकल 370 सेम सेक्स मैरिज को लेकर वर्डिक्ट, डीमोनेटाइजेशन की लीगैलिटी को लेकर वर्डिक्ट, आर्बिट्रेशन ऑन स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट्स को लेकर एक वर्डिक्ट, एलजीबीटीक्यू के राइट्स को लेकर वर्डिक्ट और दिल्ली गवर्नमेंट और सेंटर के बीच टसल को लेकर वर्डिक्ट। तो इस आर्टिकल में बोला जाता है कि हालांकि ये सारे सिग्निफिकेंट केसेस थे, पर इन केसेस में पिटिशनर्स को ज्यादा राहत नहीं मिली है। ईदर दे हैव बीन डिसअपॉइंटेड, और अगर किसी केसेस में पिटिशनर्स के फेवर में कोई जजमेंट दी भी जाती है तो उस केस में गवर्नमेंट हैड साइड स्टेप्ड द जजमेंट्स थ्रू लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स। फॉर इंस्टेंस, सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की सिलेक्शन के लिए एक पैनल बनाया जाए, ये जजमेंट दिया था। जुडिशरी की आशा थी कि ये सिलेक्शन पैनल बैलेंस्ड होगा, जिसमें गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस भी होंगे। तो गवर्नमेंट ने जुडिशरी के इस जजमेंट पर एक्ट तो किया है, पर गवर्नमेंट ने उस सिलेक्शन पैनल को इस तरीके से गठित किया है कि उसमें गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है। और ऐसा ही केस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023 में किया गया है। जब इस अमेंडमेंट को पास किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की रूलिंग को न्यूट्रलाइज करते हुए, इनइफेक्टिव करते हुए। फ्रेंड्स, ये आज का एडिटोरियल है और इसका कॉन्टेक्स्ट है होने वाला रिपब्लिक डे और उसमें डब्ल्यू का सिलेक्शन और उसको लेकर हुई कंट्रोवर्सी। तो हर साल रिपब्लिक डे परेड पर कर्तव्य पथ पे कई सारी झांकियां निकलती हैं, जिनको इंग्लिश में टैब्लू बोला जाता है। तो इन झांकियों में गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की झांकियां होती हैं। तो इन झांकियों को सेलेक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। और फिलहाल कंट्रोवर्सी ये है कि दिल्ली, पंजाब और वेस्ट बंगाल का कहना है कि गवर्नमेंट उनके स्टेट की झांकियां रिपब्लिक डे में सेलेक्ट नहीं कर रही हैं, बट स्टिल यू शुड हैव अ जनरल अवेयरनेस अबाउट इट। इसलिए इस एडिटोरियल को ब्रीफली कवर करते हैं, उतनी इंपॉर्टेंस देते हुए जितनी इंपॉर्टेंस ये डिजर्व करता है। तो एज वी हैव सेड, दिल्ली, पंजाब और वेस्ट बंगाल डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द रिपब्लिक डे परेड टू बी हेल्ड ऑन जनवरी 26। और गवर्नमेंट के इस डिसीजन को लेकर आम आदमी पार्टी और वेस्ट बंगाल की तृणमूल कांग्रेस ने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं। दे हैव रेज्ड देयर प्रोटेस्ट। दिल्ली चाहती थी कि वो अपने स्कूल एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज को शोकेस करे इन झांकियों में, इन डब्ल्यू में। पंजाब चाहता था कि जो पंजाब से शहीद हुए हैं उनको इन झांकियों में दिखाए, और वेस्ट बंगाल चाहती थी कि वो अपने कन्याश्री प्रोजेक्ट फॉर गर्ल्स को इन झांकियों के थ्रू लोगों को दिखाए। तो इन स्टेट गवर्नमेंट्स की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है ये बोलकर कि दे आर डूइंग पॉलिटिकल प्रमोशन। अब 2014 से पहले जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस समय में जब भारतीय जनता पार्टी पावर में थी गुजरात में, तब गुजरात की ऐसे झांकियों को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि रिपब्लिक डे एक नेशनल सेलिब्रेशन है विच सिंबलाइजेस पेट्रियोटिज्म, देश की मिलिट्री स्ट्रेंथ, इंडिया की कल्चरल हेरिटेज और इंडिया की यूनिटी और डाइवर्सिटी। 2024 रिपब्लिक डे की थीम है इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी और विकसित भारत, विच एम्फसाइजेस कंट्रीज डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट्स। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि ऐसी थीम होने के बावजूद ओपोजिशन के द्वारा रूल किए जाने वाले स्टेट्स की रिक्वेस्ट को पुट डाउन कर देना पॉलिटिकल रीजंस को साइट करते हुए एक ऐसा इवेंट है जो कंसर्न्स रेज करता है। वो बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए अपनी सिलेक्शन प्रोसेस में। उनको अपने प्रोसेस ऐसे बनाना चाहिए जिसमें कंप्लेन कम हो और सबको मिलकर सेलिब्रेट करने का मौका मिले। इट शुड फोस्टर अ मोर इंक्लूसिव सेलिब्रेशन। अब फ्रेंड्स, ये इवेंट और ये एडिटोरियल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझें, आप सब कुछ अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो फिलहाल ट्रेंड भी है, इट रिवॉर्ड्स एक्स्ट्रा नॉलेज। बुक की नॉलेज के साथ साथ आपको अपने आसपास की भी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ऐसी चीजों की जानकारी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। इट शुड नॉट बी अबाउट पॉलिटी एंड गवर्नेंस,
मॉडर्न हिस्ट्री, मिडीवल, एंशिएंट, ये सब इवेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे इंटरव्यू में कभी कुछ पूछा जाता है, फॉर इंस्टेंस दिस एग्जैक्ट टॉपिक, तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। इन सब इवेंट्स की एक ऊपरी सतह की जानकारी होना जरूरी है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। ये नेक्स्ट न्यूज इवेंट भी आज का एक दूसरा एडिटोरियल है और इसका कॉन्टेक्स्ट है जो इवेंट हमने अपने कल के एडिशन में कवर किया था। असम गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री और यूएलएफए असम के फैक्शन के बीच हुआ एक पीस एग्रीमेंट। तो इस पीस में बोला जाता है कि कल हुआ ये 3 तरफा एग्रीमेंट पूरा करता है उस प्रोसेस को जो 2009 में शुरू हुआ था, लगभग 15 साल पहले। इस पीस में बात की जा रही है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के प्रो टॉक फैक्शन की। अब इस बॉडी के बारे में हमने कल अपने एडिशन में बात की थी, तो आप कल के एडिशन में इस न्यूज इवेंट को रेफर कर लें। तो इस पीस में बोला गया है, तो कल जो इस यूएलएफए ग्रुप के फैक्शन ने पीस एग्रीमेंट किया है, इस फैक्शन ने 2011 में एक सीज फायर को डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम हथियार नहीं उठाएंगे। पर कल जो उन्होंने अपने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को एग्रीमेंट किया है, अब हमारा जो भी प्रोसेस होगा वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा, इंडियन पॉलिटी के अंदर रहकर। तो ये एग्रीमेंट 32 साल पुराने इस इंसर्जेंसी को एक विराम देता है। इट पुट्स एन एंड टू इट। इस यूएलएफए फैक्शन के 2 ग्रुप हैं, जिसमें से एक इस पीस एग्रीमेंट को साइन कर चुका है और अब इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इसका दूसरा फैक्शन यूएलएफए 1 वो अब और कमजोर हो गया है क्योंकि वो अकेला पड़ गया है। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि ये ग्रुपिंग यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यूएलएफए अपनी ताकत को, अपनी रिजल्ट अचीव करने की काबिलियत को 1990 से ही खो चुका है, क्योंकि तब से ही हैज लॉस्ट द पॉपुलर सपोर्ट। 1990 से लोगों का विश्वास इस ग्रुपिंग से खत्म हो गया है, कम हो गया है, क्योंकि वो असम के सिविलियंस पर अटैक करते थे, वहां पर लोगों से पैसे एक्सटॉर्ट करते थे और एक शोविनिस्ट आइडियोलॉजी जो कि गलत थी उसको इंडियन स्टेट पर थोपते थे। तो अब ये इस ग्रुपिंग का प्रोटॉक फैक्शन अपने सोवरेनिटी की डिमांड को छोड़ चुका है, अपने डिमांड के चार्टर को भी चेंज कर चुका है और एक ऑनरेबल एग्जिट, एक इज्जतदार तौर पर इस पूरी डिमांड से बाहर आ चुका है। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि आसाम में ये मिलिटेंसी की सिचुएशन अब काफी सुधर चुकी है। अब वो ऐसी नहीं है जो 1990s में थी। अब स्टेट को, गवर्नमेंट को अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोगों के लाइवलीहुड स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने में, वहां पर परसिस्टेंट पॉवर्टी को एड्रेस करने में। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट पीस है और ये एक एक्सप्लेनर पीस है जिसमें बात की गई है गवर्नमेंट के ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल की, जो गवर्नमेंट ने अभी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बट उसका एक ड्राफ्ट रिलीज किया है ताकि गवर्नमेंट पब्लिक से इस ड्राफ्ट पे फीडबैक ले सके और अगर किसी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो उस फीडबैक के बेसिस पर उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर दे। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि एक बिल के काफी स्टेजेस होते हैं। पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले काफी केसेस में एक ड्राफ्ट को पब्लिक में रिलीज किया जाता है। तो ये बिल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल उस ड्राफ्ट स्टेज में ही है और इस ड्राफ्ट को एनालाइज करके इस एक्सप्लेनर पीस को लिखा गया है जिसकी हम अभी बात करेंगे। तो ये ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये 1995 के अभी एग्जिस्ट कर रहे केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1995 को रिप्लेस करेगा। इस बिल में रेगुलेशन को एक्सपैंड कर दिया गया है। अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी कवर करेगा और डिजिटल कंटेंट को भी कवर करेगा। ये बिल प्रपोज करता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कि जो भी एंटिटी हैं जो ब्रॉडकास्ट करती हैं वो एक बॉडी के साथ, जो गवर्नमेंट बताएगी कि वो बॉडी कौन सी है, उस बॉडी के साथ खुद को रजिस्टर करे, कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनाए सेल्फ रेगुलेशन के लिए और एक 3 टायर रेगुलेटरी सिस्टम को एस्टैब्लिश करे। नाउ फ्रेंड्स, यू शुड कनेक्ट द डॉट्स हियर। ऐसे ही एक 3 टायर रेगुलेटरी सिस्टम को
आईटी अमेंडमेंट एक्ट में भी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, जिसको 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था और वो एक काफ़ी मेजर अमेंडमेंट था। तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये बिल रेगुलेशन को मॉडर्नाइज कर देगा, आज के समय के साथ इन ट्यून कर देगा और ईज ऑफ बिजनेस को भी बढ़ा देगा। पर क्रिटिक्स का कहना है, क्रिटिक्स का ये कंसर्न है कि ये ड्राफ्ट सेंसरशिप को बढ़ा देगा और फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी इम्पैक्ट करेगा। इस बिल में डिजिटल मीडिया पे जो भी आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं डिजिटली या टीवी के थ्रू, उस पर स्क्रूटिनी को बढ़ा दिया गया है, मतलब सरकार की निगरानी को बढ़ा दिया गया है ऐसे कंटेंट को लेकर जो कि ऑब्सीन और वल्गर है। तो क्रिटिक्स का कहना है कि ये ऑब्सीन एंड वल्गर एक काफी वेग डेफिनेशन है, इसमें डिफाइन नहीं है कि किसको ऑब्सीन और वल्गर बोला जा सकता है। हो सकता है किसी एक व्यक्ति की ऑब्सीन एंड वल्गर की डेफिनेशन दूसरे व्यक्ति की ऑब्सीन एंड वल्गर की डेफिनेशन से बिल्कुल अलग हो। तो ऐसे वर्ड्स के बेसिस पर लॉ को बनाना, उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है कि उससे क्रिएटिव एक्सप्रेशन और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स मीडिया में खत्म हो जाए। क्रिटिक्स का कहना है कि ये बिल अथॉरिटीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूरत से ज्यादा ताकत दे सकता है, जिससे एक सेल्फ सेंसरशिप हो जाएगी और फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रुक जाएगा। हो सकता है कि एक डिस्टोपियन स्टेट भी बन जाए। तो एज इट इज जनरली कंक्लूडेड, इस पीस में बोला जाता है कि स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड सेफगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच विल बी क्रूशियल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस बिल। तो अब हम बात करते हैं इस बिल में, इस ड्राफ्ट में क्या बोला गया है। तो इस ड्राफ्ट में किसी भी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी या कोई भी ऐसी सर्विस के लिए मैंडेट कर दिया गया है कि वो गवर्नमेंट के साथ फॉर्मली रजिस्टर करे अपने आप को। अगर कोई अपने आप को रजिस्टर नहीं करता और ऑपरेट करता है, दैट वुड बी इलीगल। और उनके लिए अपने सब्सक्राइबर्स का डाटा मेंटेन करना भी जरूरी है। उनके पास क्लियर डाटा होने चाहिए कि उनको कितने लोग डेली बेसिस पर देखते हैं, उनके सब्सक्राइबर कौन कौन से हैं, और अगर गवर्नमेंट इस डाटा को डिमांड करती है तो गवर्नमेंट को ये डाटा दिया भी जाए। टेरेस्ट्रियल और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स पर भी ये प्रोविजंस लागू होंगे। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पर बेस्ड होते हैं टावर के थ्रू, एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इज विच इज डन थ्रू सैटेलाइट्स। ये बिल इन प्रोविजंस को एक्सटेंड कर देता है ऐसे ब्रॉडकास्टर्स पर जो इंटरनेट के थ्रू ब्रॉडकास्ट करते हैं, जैसे कि IPTV या फिर OTT ब्रॉडकास्टर्स। आई एम श्योर यू नो व्हाट OTT मीन्स। हालांकि OTT की डेफिनेशन में सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इस ड्राफ्ट बिल में कंटेंट क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी की बात की गई है। बोला गया है कि जिस कंटेंट को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा वो एडहियर करना चाहिए प्रोग्राम और एडवर्टाइजमेंट कोड के साथ। अब ये कोड क्या है, अभी तक इसको डिफाइन नहीं किया गया है। ये कोड अप्लाई होगा इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस पर जो करंट अफेयर प्रोग्राम्स, न्यूज़पेपर, न्यूज़ पोर्टल, वेबसाइट और इसी तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाटा को ब्रॉडकास्ट करते हैं। ब्रॉडकास्टर्स को बोला गया है कि वो अपने प्रोग्राम्स को कैटेगराइज करें और अपनी क्लासिफिकेशन को प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करें शो के शुरुआत में, ताकि जो भी उस कंटेंट को देख रहा है वो शुरू में ही डिसाइड कर ले कि मुझे ये देखना है या नहीं देखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो न्यूज़ शो है तो शुरुआत में ही बताए कि ये न्यूज़ शो है, और वो अगर एक फिक्शन शो है तो वो शुरुआत में ही बताए कि ये फिक्शन शो है, इसमें कुछ भी सच नहीं है। इस बिल में ये भी बोला गया है कि नेटवर्क ऑपरेटर्स एडल्ट कंटेंट पर एक्सेस कंट्रोल लगाएं, ताकि बच्चे या जो लोग उसको देखने के लिए एलिजिबल या क्वालिफाइड नहीं हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएं। इस बिल में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए एक्सेसिबिलिटी की भी बात की गई है कि ये ब्रॉडकास्टर्स अपने इक्विपमेंट को, जैसे कि सेट टॉप बॉक्स को या रिमोट को या अपनी एप्स को पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए एक्सेसिबल बनाएं कि ऐसे व्यक्ति भी इनको यूज कर सके। फॉर इंस्टेंस, जो लोग नहीं देख सकते उनके लिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन हो, साइन लैंग्वेज की ट्रांसलेशन हो, सबटाइटल्स का इस्तेमाल हो, फॉन्ट साइज चेंज किया जा सके, कलर्स चेंज किया जा सके। इस बिल में सेल्फ रेगुलेशन की बात की गई है, जिस तरीके का सेल्फ रेगुलेशन IT एक्ट में इस समय प्रेजेंट है।
तो ये सेल्फ रेगुलेशन रजीम हर एक ब्रॉडकास्टर को बोलता है कि वो एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी को बनाए, अपने खुद के मेंबर्स को सेलेक्ट करके। इस कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी में कौन कौन होगा वो अभी तक बताया नहीं गया है। सेंटर इसको रूल्स के थ्रू आने वाले समय में बताएगी। इस कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी में अलग अलग मेंबर होंगे, सोशल ग्रुप के, वुमेन, चाइल्ड वेलफेयर के मेंबर्स, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और माइनॉरिटीज के मेंबर। और जिन प्रोग्राम को ये कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी सर्टिफाई करेगी, सिर्फ उसी कंटेंट को ये ब्रॉडकास्टर पब्लिकली डिस्प्ले कर सकते हैं, एयर कर सकते हैं। और हर एक ब्रॉडकास्टर के लिए जरूरी है कि वो इन कमेटी मेंबर्स की डिटेल्स को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे। इस एक्ट में एक 3 टायर ब्रॉड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है। पहला है सेल्फ रेगुलेशन बाय ऑपरेटर्स, यानी कि खुद को रेगुलेट करने का एक मैकेनिज्म। तो इन ब्रॉडकास्टर्स और इन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स के लिए जरूरी होगा कि वो एक ऐसे मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश करें जिसके बाद अगर उनके पास कोई कंप्लेन आती है तो उस कंप्लेन को फॉर्मली रिसीव किया जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। वो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट करें जो इन कंप्लेन से डील करेगा। और जो कंप्लेन करता है उसको अगर ऐसा लगता है कि उसकी कंप्लेन को ढंग से एड्रेस नहीं किया गया है, फिर वो नेक्स्ट लेवल सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकता है। अब हम बात करते हैं सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी है जिसमें ब्रॉडकास्टर्स होंगे, ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और उनकी एसोसिएशन होगी। मतलब ये एक एसोसिएशन बॉडी है जिसमें भी इसी इंडस्ट्री के काफी सारे ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी रोल होगा अपने मेंबर्स को, अपनी इस इंडस्ट्री के मेंबर्स को गाइड करना कि वो कंप्लाई करें रूल्स के साथ और किसी कंटेंट की वायलेशन ना करें। और अगर उनके पास कोई शिकायत आती है तो उस शिकायत को जल्द से जल्द स्पेसिफाइड टाइम में एड्रेस करें। ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन अपने से नीचे वाले लेवल से अपील भी ले सकती है और उन अपील्स पर डिसीजन भी दे सकती है। और अगर कोई रूल का वायलेशन पाया जाता है तो इनके पास अथॉरिटी है। इन सेल्फ रेगुलेशन अथॉरिटी इस मैकेनिज्म के सेकेंड लेवल पर इनके पास अथॉरिटी होगी कि वो उस ब्रॉडकास्टर को एक्सपेल, सस्पेंड या उस पर पेनल्टीज लगा सके। अब इस मैकेनिज्म का तीसरा लेवल ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल। तो इस काउंसिल को सेंटर यूनियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी। इसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होंगे और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल के इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करेंगे कि क्या इनके रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ढंग से। इस एडवाइजरी काउंसिल के पास अथॉरिटी होगी कि वो कंप्लेंट्स को सुन सके और वायलेशंस हो रही हैं तो उनको एड्रेस कर सके और गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भी कर सके। ये काउंसिल इन रिकमेंडेशंस को सुनने के बाद अपनी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को देगा और गवर्नमेंट आफ्टर कंसिडरेशन विल इशू एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स एंड डायरेक्शन। इस लॉ में ऐसे लोगों से डील करने के लिए जो रूल्स को वायलेट करते हैं उनके प्रोविजन है कि उनका इंस्पेक्शन हो सके और उनके इक्विपमेंट का सीजर हो सके। तो इस कानून में प्रावधान है कि गवर्नमेंट कैन कंडक्ट इंस्पेक्शन विदाउट प्रायर नोटिस और ऑपरेटर्स के लिए जरूरी होगा कि वो गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करें। गवर्नमेंट उनके इक्विपमेंट को सीज कर सकती है और सीज करने के बाद कॉन्फिस्केट भी कर सकती है। अब इस बिल को लेकर मेन कंसर्न्स क्या हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो लीगल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि दिस बिल हैज अ पोटेंशियल टू इंक्रीज सेंसरशिप। ओटीटी कंटेंट पर ये रूल्स लगाने से हो सकता है कि ओवर कंप्लायंस की डिमांड हो जाए और सेल्फ सेंसरशिप हो जाए, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं चाहेगा कि वो ऐसा कंटेंट रिलीज करे जो रूल्स को वायलेट कर सके। सो दिस प्लेइंग सेफ मे रिजल्ट इन सेल्फ सेंसरशिप एंड मे ऑल्सो रिजल्ट इन लैक ऑफ क्रिएटिविटी, अ लैक ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। और इस लॉ में काफी सारी जगह पर ऐसा है कि बोला गया है कि रूल्स को और फाइन रूल्स को अभी कुछ समय बाद गवर्नमेंट के द्वारा बताया जाएगा। सो दिस एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ रूल मेकिंग इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। मतलब क्या आप समझे, अगर एक लॉ पास होता है उसमें यह प्रावधान है कि आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, पर वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है गवर्नमेंट इसको फ्यूचर में डिक्लेयर करेगी।
तो दिस क्रिएट्स अनसर्टेनिटी फॉर द स्टेक होल्डर्स, क्योंकि कानून होने के बावजूद भी उनको पता नहीं है कि कोड ऑफ कंडक्ट या ऐसे और रूल्स क्या होने वाले हैं। सब्सक्राइबर की लिमिट क्या होने वाली है उनको नहीं पता, ये भी बाद में बताया जाएगा। इसी तरीके की सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ रूल मेकिंग, और ये इस लॉ का एक क्रिटिसिज्म है। और ये भी बोला गया है कि ऐसी टर्म गुड टेस्ट और डिसेंसी ये वेग टर्म है, दे आर एम्बिग्यूअस, और ऐसी वेग टर्म्स का यूज नहीं किया जाना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट एडिशन, 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 टुमारो